तो आज हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लेसी। अब बैटल ऑफ प्लेसी जो है वो ये आपके सामने दिखेगा। आप सबको पता है कि बैटल ऑफ प्लेसी कब हुई थी, और ये तो पता नहीं है कि प्लेसी जो जगह है ये कहाँ पे हुई थी। ये हमें जानना है कि बैटल ऑफ प्लेसी तो सारे बच्चों को पता है कि 1757 में हुई है। ठीक, किसके किसके बीच हुई है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुई है। बट ये किसी को नहीं पता है। तो अब उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे आपको बताएंगे और आप जानेंगे। ऐसे हमें पढ़ना है ना कि हम किसी को पढ़ा सके, किसी को बता सके, जो हमारे एग्जाम में बगल में हमारे बैठा हुआ है उससे हम एक कदम आगे हैं। अब देखो सिंपल सी बात है कि बैटल ऑफ प्लेसी मैंने लिख दिया है। ये कब हुई थी? 1757। ठीक, इतना नॉर्मल है, सभी बच्चों को आता है भाई। हाँ, 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी हुई थी। अब बट आपको क्या जानना है बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में कि किसके किसके बीच हुई थी, ये भी पता होगा। किसके किसके बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला। ये रह गया, आपके सामने आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में बैटल ऑफ प्लेसी हुई थी। सही बात है भाई, इतना तक तो सबको पता है। नॉर्मल बच्चा है, बुक खोलता है, दो चीज़ें देखता है कि हाँ बैटल ऑफ प्लेसी 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। ये तो हो गई आम बात जो आपको चलते फिरते कहते सुनते कोई भी बता देता है। बट हमें क्या जानना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके बीच से लड़ाई हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई ना। हाँ, तो इन दोनों के बैकग्राउंड को जानना ही हमारा काम है भाई। कोई सिंपल सी चीज़ हम नहीं देखने वाले। हम यहाँ पे वही पढ़ेंगे कि जो हम आगे किसी को बताएं, पढ़ाएं तो अच्छे से पढ़ाएं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कैसे आया जानना जरूरी है कि नहीं भाई? दो लोग आए, क्लास में लड़ लिए। ठीक, क्लास में आप बैठे हुए दो लड़कों के बीच में लड़ाई हो जाती है और आपको पता ही नहीं है कि ये दो लड़के हमारे क्लास के हैं या नहीं है। ये सबसे पहले जानना जरूरी है हमारे कि ये दोनों लड़के हैं कौन नहीं है, कोई सेक्शन के, ये सब जानना जरूरी होता है ना, किसके किसके बीच में मैटर हुआ। तो ये मैटर जो दो के बीच हुआ ये आए कहाँ से, इनकी हिस्ट्री क्या रही होगी, बैकग्राउंड देख लो। जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कैसे आ गई भाई, किसने, और आ भी गई और हमारे लोगों को मार रही है। अब ये सिराजुद्दौला हमारे लोग कैसे है, ये बेचारा है कौन हम तो नहीं जानते। सिराजुद्दौला बस रट लेंगे, ये बात नहीं होगी, रटने सटने वाली बात नहीं होगी। चीज़ों को यहाँ पे हम लोग बहुत बाकायदा आराम से देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी देखो कैसे एंट्री मारती है इंडिया में। ये किसके टाइम में एंट्री मारती है? जहांगीर के टाइम में। ये कौन है? मुगल एम्पायर है। जहांगीर के टाइम में, जहांगीर जो है मुगल एम्पायर है। इनसे पहले दो लोग आए हुए थे, कौन कौन? बाबर, तीन लोग सॉरी, बाबर, हुमायूं और अकबर। ठीक, उसके बाद आते हैं जहांगीर। ठीक, जहांगीर के बाद कौन आते हैं? जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां, शाहजहां के बाद आते हैं औरंगजेब। ये सब अब आपको चीज़ें पता चलेगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिट जहांगीर ने दी थी। अब तो एक मैटर पता चल गया, एक लड़का जो है ये यहाँ का है। अब दूसरा सिराजुद्दौला है कौन? सबको पता है बंगाल का नवाब है, ये तो पता है कि बंगाल के नवाब थे। अब एक चीज आपको ये जानना होगा तो ये प्लेसी जो है, बैटल ऑफ प्लेसी नाम कैसे है? बैटल ऑफ प्लेसी जो हुई थी, एक प्लेसी गांव है वेस्ट बंगाल में, कोलकाता से 50 किलोमीटर के नज़दीक में ये पड़ता है। अब देखो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होता है कि मैं जीके पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ आपका करंट अफेयर भी अच्छी होती कर दे जाऊंगा। अब आपको पता चल गया कि प्लेसी जो है वो वेस्ट बंगाल में आता है। अब यहीं पे हम क्लियर करेंगे कि वेस्ट बंगाल का सीएम कौन है, सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, गवर्नर कौन है और हाई कोर्ट कहाँ पे है। बिना कहीं जाए हुए गूगल पे कॉपी को पलटे हुए आप बताएंगे कि कौन किसका सीएम कौन है, गवर्नर कौन है और इसका हाई कोर्ट कहाँ पे। सीएम कौन है? ममता बनर्जी। देखो भाई लास्ट यहीं पे इलेक्शन हुई है, तो आपको ये चीजें याद करनी बहुत जरूरी होगी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ यहाँ के क्या है? जगदीप धनखड़
यहाँ के गवर्नर। हाई कोर्ट तो आपको पता है कि कलकत्ता में है, तो मतलब कोलकाता। अभी का जो कोलकाता है वहाँ पे कलकत्ता होता था, कोलकाता में यहाँ का हाई कोर्ट है। तो 3 चीज़ें हमारी क्लियर होगी। सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़, और यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पे है? कलकत्ता में है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो अब आते हैं फिर इस पे, सिराजुद्दौला कौन थे, इनकी ये कैसे आ जाते हैं इस पे। आपको तो पता चल गया कि मुगल एम्परर जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एंट्री दिया था, यहाँ तक तो बातें क्लियर है। फिर क्या होता है कि सिराजुद्दौला कहाँ से आते हैं, अब इनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, ठीक। तो अब क्या होता है कि जो मुगल एम्पायर होता है कि धीरे धीरे क्या होती है कि उस टाइम पे बहुत जल्दी ये फैलने लगती है। मुगल एम्पायर बहुत अच्छे तरीके से फैलती है। और अपने औरंगजेब के टाइम में क्या होता है कि मुगल एम्पायर इतनी फैल जाती है कि एक अकेला इंसान पूरी जगह को अच्छे से देखभाल नहीं कर पाता है। तो औरंगजेब ने क्या करते हैं कि जो बंगाल जो रीजन होता है उसके लिए एक अपना मुर्शिद तैयार करते हैं कि वहाँ पे जाकर वो दीवान का काम करेगा। उसका नाम है क्या? मुर्शिद कोली खान। वो वाला कोली नहीं जो पानीपत में कमांडर के तौर पे था, सेकंड पानीपत में हमने पढ़ा था ना, कोली वाला, वो कोली नहीं है। ये मुर्शिद कोली खान है जो कि औरंगजेब ने भेजा होता है। कहाँ पे? बंगाल में जाके ये वहाँ पे देखभाल करते हैं बंगाल की, ठीक। अब देखिए कि अब इस चीज़ को मैं मिटाता हूँ, उस पे आते हैं, सिराजुद्दौला के ऊपर हम लोग आते हैं। मुर्शिद कोली खान लिखते चलना भाई एक एक करके, क्योंकि मिटाते जा रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा परेशानी ना हो। मुर्शिद कोली खान को क्या करते हैं, औरंगजेब जो होते हैं, औरंगजेब लास्ट जो मुगल एम्पायर, वो जो रियल मुगल थी, औरंगजेब ने मुर्शिद कोली खान को दीवान बना के कहाँ पे भेजा था? बंगाल में। अब उस टाइम क्या था कि बंगाल बहुत बड़ा हुआ करती थी। जैसे कि बंगाल में कौन कौन आ जाता था? अभी का बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा, तो झारखंड भी आ जाएगा। ये सब सारी रीजन मिला के एक बंगाल हुआ करता था। तो बंगाल तो बहुत बड़ा सा है, तो उसको कंट्रोल करना थोड़ी, उसके लिए एक आदमी भेजा। अब दिल्ली में बैठ कर औरंगजेब भी उसको सारी चीज़ों को अच्छे से नहीं देख पाते थे, तो बंगाल के लिए मुर्शिद कोली खान को उन्होंने दीवान बना के भेजा। दीवान का बेसिकली ये काम होता है कि टैक्सेस वैक्सेस जो भी होती है वहाँ पे बिजनेस हो रही है, सबसे पैसे लेने का काम होता है। अब क्या होता है कि ये सारी चीज़ें तो हुई, मुर्शिद कोली खान वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब बोलोगे सर सिराजुद्दौला हमको पढ़ा रहे हो, मुर्शिद कोली खान को क्या, इनका क्या मतलब है? अब आता है कि औरंगजेब की जब वफात हो जाती है, जब उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद मुगल सल्तनत के धीरे धीरे बहुत सारे आते हैं, उसमें एम्पायर बनते रहते हैं। तो उसी में एक आते हैं फारूक सियार। फारूक सियार, अब ये क्या करते हैं भाई? ये दो बहुत बड़े काम करते हैं। ये क्या करते हैं कि पहले काम तो मुर्शिद कोली खान को नवाब बना देते हैं बंगाल के। किसको? मुर्शिद कोली खान को, ठीक। और दूसरा काम क्या करते हैं कि टैक्स फ्री कर देते हैं। किसके लिए? ब्रिटिश के लिए। देखो ये कितना ब्लंडर काम है। अब तो लोकल जो कंपनी है वो सारी टैक्सेस पे कर रही है, ब्रिटिश जो कंपनी है वो टैक्स फ्री हो गई। तो अब जो मार्केट होगा कि जो ब्रिटिश वाले होंगे बिना टैक्स पे किए अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत आराम से मार्केटिंग कर रहे हैं। और जो हमारे यहाँ के हैं, यहाँ के जो लोकल लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उनको तो टैक्स पे करना पड़ रहा है। ये बहुत वहाँ पे अफरा तफरी वाला माहौल हो गया कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे कैसे है कि ब्रिटिश बिना आपको पे किए हुए वो बिजनेस कर रही है, टैक्सेस पे नहीं कर रही है। हम जो टैक्सेस पे कर रहे हैं तो हमारी जो बिजनेस होगी वो डाउन होगी, क्योंकि रेट को महंगे करेंगे जब टैक्स देंगे तो। और जो बिना टैक्स का होगा उसकी जो प्राइस होगी, जो भी कोई बेच रहा है तो उसकी प्राइस तो लो होगी, क्योंकि उसको कोई टैक्स वगैरह देना नहीं है। अब फारूक सियार साहब ने ऐसा क्यों किया, अब वही जानते हैं। अब क्या होता है कि आपको एक चीज़ का रिलेशन दिखता होगा, नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कोली खान, नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, इन दोनों का कोई ना कोई रिलेशन रहा होगा। ये तो आपको ऐसा लगता है। अब ऐसा है या नहीं, हम लोग अब आगे देखते हैं इसका
के आगे क्या होता है। अब क्या होता है कि मुर्शिद कुली खान अपने सन इन लॉ को उसमें बनाते हैं बंगाल का नवाब। मतलब अब क्या होता है कि धीरे धीरे इनकी एज चली जाएगी, डेथ हो जाएंगी, तो अपने ये बंगाल का नवाब किसको बनाते हैं, अपने दामाद को, सन इन लॉ को, सुजाउद्दीन मोहम्मद को ये क्या बनाते हैं, बंगाल का अब नया नवाब आता है, कहाँ का, बंगाल का। उसका नाम क्या होता है, सुजाउद्दीन मोहम्मद। अब देखो कि ये सुजा है वो सिराजुद्दौला है, क्या रिलेशन है। अब मुझे पता चल गया सिराजुद्दौला, अब सर रहने दीजिए, अब मुझे पता चल गया। अब मुझे नहीं जानना है कि सिराजुद्दौला का बैकग्राउंड क्या है, मैंने तो पकड़ लिया कि सुजाउद्दीन मोहम्मद का ही खानदान से होगा सिराजुद्दौला। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो भाई, अभी तो ये टेलर है, देखो कैसी बैकग्राउंड है, पूरे अंदर से निचोड़ के लाएंगे और आपके सामने रख देंगे कि सिराजुद्दौला की बैकग्राउंड क्या है। अब आते हैं इसमें, उसी के टाइम में क्या होता है कि सुजाउद्दीन मोहम्मद के टाइम में एक अलीवर्दी कमांडर होता है, अलीवर्दी नाम का एक आर्मी का कमांडर होता है। बहुत इसका बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग कमांडर होता है। इसको क्या करते हैं सुजाउद्दीन दौला, इसको भेज देते हैं कहाँ पे, बिहार में, कि बिहार को जाओ, तुम बिहार को देखो, तुम्हारा अभी इधर कोई काम नहीं है, बिहार में इतना बड़ा होगा, झारखंड बिहार दोनों होगा। तो उस टाइम में वहाँ पे उनको भेज दिया, सुजाउद्दीन दौला जो बंगाल के नवाब थे उनको भेज दिया कहाँ पे, बिहार में, जाओ तुम बिहार को देखभाल करो। अलीवर्दी भाई साहब चले गए कहाँ पे, बिहार में। अब क्या होता है कि इसके बाद अपने बेटे सुजाउद्दीन मोहम्मद अब अपने बेटे सरफराज खान को गद्दी पे बैठाते हैं। अब बंगाल की गद्दी पे कौन बैठता है, सरफराज खान। अब उधर अलीवर्दी क्या होता है कि कमांडर होता है। भाई जहाँ भी सत्ता पलटी होती है आर्मी का हेड ही पलटता है, ज़्यादातर देखा गया है। तो ये भी आर्मी का हेड होता है अलीवर्दी, इसके पास बहुत पावर होती है, बहुत मतलब कैपेसिटी होती है उसके अंदर। अब ये कहता है कि नहीं भैया, हम बिहार के जो देखभाल करने से हम खुश नहीं है, हमको तो चाहिए पूरा बंगाल, अब हम करेंगे बंगाल के राज। अभी तक जो लगता था ना सुजाउद्दीन मोहम्मद, मुर्शिद कुली खान, सरफराज खान के ही खानदान से सिराजुद्दौला होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये क्या करता है कि अलीवर्दी जो होता है सरफराज का मार देता है, सरफराज को बोलता है बेटा तुम जाओ, अब यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ का नया किंग कौन होगा, अलीवर्दी होगा। तो अलीवर्दी जो होता है सरफराज को मार देता है और बंगाल का किंग कौन बन जाता है, अलीवर्दी भाई साहब। अब जो गद्दी यहाँ पे रहती थी ये कमांडर के हाथ में चले गई। अब जो तुम सोच रहे थे कि मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन मोहम्मद, सरफराज खान के खानदान से सिराजुद्दौला होगा, अब ये तो पूरी भाई फॉल्स हो गई, कैंसिल हो गई। तो सर इनको क्यों पढ़ाया भाई, जब इनके खानदान से, भाई जानना तो जरूरी है किधर से आया, कैसे आया। अब इतना पता आपको हो गया होगा कि अब सुजाउद्दौला जो होंगे, सिराजुद्दौला, वो अलीवर्दी के खानदान से होंगे। ठीक, अभी लगता होगा नहीं भाई साहब इसमें भी कुछ लोचा होगा, नहीं भैया इतना लोचा नहीं है, ज़्यादा लोचा नहीं है, अलीवर्दी के ही खानदान से निकलेंगे सिराजुद्दौला। अब क्या होता है कि 1756 में अलीवर्दी जो होते हैं सिराजुद्दौला को बना देते हैं बंगाल का किंग। बंगाल के नवाब कौन बन जाते हैं, ठीक, सिराजुद्दौला जो होते हैं बंगाल के नवाब बन जाते हैं। कब, 1756 में। ये अलीवर्दी के क्या होते हैं, बेटे बिल्कुल नहीं, ग्रैंडसन, पोते होते हैं, ग्रैंडसन होते हैं। अब देखो कि अपने बेटे को बल्कि नहीं अपने पोते को ये बनाते हैं क्या, बंगाल का नवाब। कौन बनाता है, अलीवर्दी। अब आपको पता चल गया होगा कि सिराजुद्दौला जो होंगे मुर्शिद कुली खान के खानदान से नहीं है, बल्कि अलीवर्दी के वंशज होते हैं। अब ये बात तो यहाँ तक की हो गई। अब ये रहा बैकग्राउंड दोनों का क्लियर हो गया। तो बैटल ऑफ प्लेसी कैसे, इनकी भिड़त बैटल ऑफ प्लेसी में कैसे होती है, अब इसको हमें जानना जरूरी है। अब क्या होता है कि सिराजुद्दौला जो होते हैं वो बंगाल के नवाब जब बनते हैं तो उनको ये लगता है कि भाई यहाँ पे जो कुछ हो रहा है
सही नहीं हो रहा है। अंग्रेज जो है, जिनकी जो मनमानी आ रही है वो करते जा रहे हैं। टैक्स भी फ्री है इनकी, ये बिजनेस भी कर रहे हैं, अपने लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमारे नवाब होने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो मर्जी होता है यही लोग करते हैं। सिराजुद्दौला को ये बातें पसंद नहीं आ रही थी। फिर इन्होंने क्या किया कि वहाँ के जो अंग्रेज थे वो फोर्ट वगैरह, किले वगैरह बंगाल में बनाना शुरू कर दिए। ये बात सिराजुद्दौला को पसंद नहीं है। भाई साहब, ये तो पहले आराम से बिजनेस करते थे, तिजारत करते थे, अब तो ये किले बनाने लगे। किले बनाने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये रहेंगे, और जब ये रहेंगे और हम रहेंगे तो दोनों में से नवाब कौन होगा? किले में ये रहेंगे, हम अपने तंबू गाड़ के रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। हमें इनके बम्बू से मार के इन्हें भगाना पड़ेगा बंगाल से, बंगाल इनसे खाली करानी पड़ेगी। सिराजुद्दौला साहब भाई पूरे नाराज थे। इन्होंने क्या किया कि हमला किया। किस पे? सिराजुद्दौला जो होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में हमला करते हैं। मतलब आते ही पावर में शुरू हो गए भाई, आते ही शुरू कर दिया, गेम स्टार्ट कर दी सिराजुद्दौला। ये क्या करते हैं, इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वहाँ पे हेड होते हैं बंगाल में उस टाइम पे, उनको क्या किया, मारकर बंगाल से भगा दिया। जाओ भागो, तुम्हें बंगाल में कोई रहने की जरूरत नहीं है, चलो निकलो। अब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले यहाँ से रोते गिड़गिड़ाते पहुंचे कहाँ पे? मद्रास में। वहाँ पे उनका कौन रहता था? वहाँ पे उनके कुछ घर वाले, खानदान वाले रहते होंगे। उनके पास पहुंचा मदद के लिए, भाई हमारी मदद करो, हमें बंगाल से खदेड़ा जा चुका है। अब वहाँ पे रहता था कौन? कैप्टन क्लीव। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। मद्रास से ये बोला भाई ऐसा हुआ तेरे साथ, चल तेरा भाई देख लेगा, जो होगा हम देख लेंगे। किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि अंग्रेजों को भारत से भगा रहे हैं। ये अंग्रेज जो थे पहले टैक्स देते थे, अब टैक्स नहीं देते हैं। इनकी इतनी ज़रूरत हो गई कि हमें यहाँ से निकाल देते हैं, भगा देते हैं। तो ये बोलता कि चलो भाई मैं देखता हूँ, तेरा भाई देखेगा। थारा भाई जोगिंदर निकल पड़ा, क्लीव थारा भाई जोगिंदर बन के निकल पड़ा यहाँ पे सिराजुद्दौला के पास बंगाल में। अब क्या हुआ कि रास्ते में ये लोग जा रहे थे, फिर यहाँ पे जाने से पहले क्या होता है कि क्लीव जो होता है बहुत ही शातिर आदमी होता है, बहुत ही चालाक आदमी होता है। ये लड़ाई को पूरे एनालाइज करके सिस्टमेटिक वे में लड़ाई को लड़ता था। तो इसने क्या पकड़ा कि सिराजुद्दौला के कमांडर को पकड़ा, जो इसका आर्मी का कमांडर था उसको पकड़ा। उसका नाम क्या था? मीर जफर को पकड़ा। बोला कि अरे मीर जफर भाई साहब, तुम सिर्फ ये तलवारबाजी, घोड़े चलाना यही सब करोगे या गद्दी पे भी तुमको बैठना है? अब क्या हुआ, मीर जफर के दिमाग में तारा चमके। अब भाई अब मैं बनूंगा बंगाल का नवाब, थारा भाई नवाब बनेगा। मीर जफर बोला कि मैं बनूंगा नवाब। भाई स्कीम क्या है बता दे भाई, स्कीम बता दे कि गद्दी पे बैठने की स्कीम क्या होती है। तो ये बोला कि स्कीम बहुत ही सस्ती और बहुत ही प्यारी है। तुझे क्या करना है, सिराजुद्दौला के बीच हमारे उसके बीच जब जंग होगी तो तुझे सारी खबरें हमें तक पहुंचानी होगी, हमारा साथ देना होगा। हम सिराजुद्दौला को ख़त्म कर देंगे और तुम्हें बंगाल की गद्दी पर बैठा देंगे। मीर जफर बोला मज़ा आया, बिल्कुल मज़ा आया। ये क्या होता है कि ये क्लिप के साथ होता है, अंग्रेजों के साथ हो जाता है। ये देखो गद्दार है भाई मीर जफर, हमारे बीच से ही गद्दार निकलेगा। मीर जफर जो होता है कि इनका साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। अब देखो किसी अच्छी टीम का, कोई भी टीम तैयार होती है, उसका कैप्टन ही धोखा दे दे तो उस टीम का क्या होना है भाई, हारना ही है। तो ऐसा ही होता है कि मीर जफर जो होता है कि वो बीच में गद्दार निकल जाता है और सिराजुद्दौला से भिड़ जाता है कौन, कैप्टन क्लीव लेके टीम जाता है और बैटल ऑफ प्लेसी जो एक जगह है वहाँ पे इन दोनों की भिड़त होती है। उसी बैटल को हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ प्लेसी 1757 में, जिसमें मीर जफर जो होता है वो गद्दार निकलता है और सिराजुद्दौला को अपनी जान गंवानी पड़ती है और वहाँ की गद्दी भी गंवानी होती है। अब इसके बाद क्या होता है, मीर जफर को एक कठपुतली बन के बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। ये रही आपकी बैटल ऑफ प्लेसी की स्टोरी। बहुत सिंपल सी स्टोरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बैटल ऑफ प्लेसी में कौन लीड कर रहा था, तो कैप्टन क्लीव कर रहे थे जो कि मद्रास से आए हुए थे। और कमांडर कौन था, मीर जफर था जिसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया। अब सिराजुद्दौला के एंसेस्टर जो ग्रैंडफादर थे वो कौन थे, अलीवर्दी थे। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बंगाल के जो फर्स्ट नवाब थे वो कौन हुए, मुर्शिद कोली खान, क्योंकि उनको पहले दीवान बना के औरंगजेब साहब ने भेजा था, लेकिन फारूक सियार ने, जिन्होंने टैक्स माफ़ की थी। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटिशर्स को सबसे पहले टैक्स माफ़ किसने की थी, तो फारूक सियार जो मुगल के
थर्ड बोले जा सकते हैं, औरंगजेब के बाद से थर्ड जो होंगे उन्होंने माफ़ की थी। ठीक, ये सब सारे इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। जितने मैंने बैकग्राउंड बनाए, अगर क्वेश्चन आए से डीप से आएंगे तो ये सब हो सकते हैं। आपको तो पहले दिख रहा था, एक हेडिंग दिख गई, बैटल ऑफ प्लेसी 1757 किसके किसके बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। इतने 100% बच्चों को ये पता होगा। कुछ बच्चों को ये भी पता होगा कैप्टन क्लीव ने इनको लीड किया था, सिराजुद्दौला उधर से लीड कर रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा मीर जफर पता होगा, लेकिन जो पीछे की बैकग्राउंड हम लोगों ने देखा कि सिराजुद्दौला कैसे आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आती है, ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत कम जगह मिलेंगी। डेप्थ में कोई भी चीज़ जानो भाई तो आगे जाकर उसको पढ़ा सको, किसी को बता सको, कुछ एक्स्ट्रा जानो। कुछ भी जानते हो तो कुछ एक्स्ट्रा जानो। काम भर जानने से आपका इंटरेस्ट नहीं निकलने वाला है भाई। सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सब में से आपको थोड़ा सा वेस्ट होना है, एक नंबर पे होना है भाई, तभी आपका जाकर टेस्ट निकलेगा। ठीक, ये कहानी होगी बैटल ऑफ प्लेसी से। अब क्या होता है कि बैटल ऑफ प्लेसी के बाद बैटल ऑफ बक्सर पर पहुंचने से पहले बीच में हम लोग दो छोटी मोटी वार देख लेंगे। उस वार को भी आपको बस उसमें नाम याद कर लेना कि किसके किसके बीच हुई थी, आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जाएगा। जब वार है, बैटल देख रहे हैं, हर साल एक या दो बैटल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते ही हैं, तो उन दोनों बैटल को भी हम लोग देखेंगे। हम लोग जा रहे हैं डेट वाइज। सबसे पहले हमने देखा पानीपत की फर्स्ट, फिर देखा पानीपत की सेकेंड लड़ाई, फिर आए हम लोग बैटल ऑफ प्लेसी पे। अब चलेंगे बैटल ऑफ बेदारा पे, उसके बाद देखेंगे बैटल ऑफ वनडिवास, उसके बाद देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और उसी में देखेंगे मैसूर वार। ये सब सारी इतनी लड़ाइयाँ हम लोग बैटल में देखेंगे। फिर आगे की तरफ चलेंगे, पूरे मजे में चलेंगे, आपको कोई किसी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, आराम आराम से हम लोग देखेंगे इस चीज़ को। अब हम लोग पढ़ते हैं कौन सी, बैटल ऑफ बेदारा। मैंने बताया था ना, बैटल ऑफ प्लेसी के बाद हम लोग बैटल ऑफ बेदारा, फिर वनडिवास, फिर हम लोग चलेंगे बैटल ऑफ बक्सर पे। थोड़ी सी इसके बारे में जान लेते हैं कि ये कब हुई थी, किसके किसके बीच हुई थी और क्यों हुई थी। ये सब हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होगा। अब देखो कि आपको पता है कि बैटल ऑफ प्लेसी के बाद जो बंगाल का नवाब होता है, वो सिराजुद्दौला को जो धोखा दिया होता है, जो गद्दार होता है, उसका नाम होता है मीर जफर। ठीक, मीर जफर जो होता है वो क्या होता है, बंगाल का नवाब होता है, मीर जफर ये होता है बंगाल का नवाब। अब क्या होता है कि इससे जो अंग्रेज होते हैं, इसकी कोई महत्व नहीं होती है, ये नवाब बस नाम का होता है। इससे कभी बोलते हैं ये दे दो, कभी बोलते हैं वो दे दो। बंगाल की सारी चीज़ इससे निकालते जाते हैं, टैक्स अपनी माफ तो करा ही लिया था स्टार्टिंग में फारूक सियार से। अब इसको ऐसा लगने लगता है मुझे नवाब बनने का कोई फायदा नहीं रहा है, मैं कठपुतली बन के रह गया। भाई तुम्हें कठपुतली ही बनाया गया था, तुम्हें पता नहीं था, बट तुम हो कठपुतली थे। अब क्या होता है कि ये घबरा सा जाता है, भाई इनका तो कुछ करना होगा। जो मीर जफर था ये तो घबरा सा गया था कि भाई मुझे नवाब बना दिया है, बस नाम का, मुझे कुछ करने को मिल नहीं रहा है, मेरी सारी शक्तियाँ मुझसे छीनी जा रही है, माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा इसको लगने लगा। ठीक, अब मीर जफर क्या करता है कि ये देखता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, अगर मैं यहाँ पे किसी और कंपनी को बुला लूँ और उन्हें भी ऐसा ही मैं करने लगूँ तो ये थोड़े से परेशान से हो जाएंगे। मीर जफर से जो अंग्रेज जो होंगे, जो ब्रिटिश होंगे, वो थोड़े से परेशान से हो जाएंगे। तो इसने क्या किया कि डच को इनवाइट किया, डच कंपनी को। ठीक, डच को इनवाइट किया, कहाँ पे, इंडिया में, कि आओ तुम हमारे यहाँ तिजारत करो, हम तुम्हें छूट देंगे और तुम्हें हम उससे टैक्स तुम्हारी भी फ्री कर देंगे। इस सब सारी बातें को बुलाकर डच को इनवाइट करता है इंडिया में। डच बेचारे मान जाते हैं, हाँ भाई हमें भी तिजारत करनी है, हमें भी छूट मिल रही है, चलो भाई बंगाल तो इतना बड़ा मार्केट है, वहाँ पे हम अपनी भी धौस जमाते हैं। तो ये चले आए। अब इनको अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ पे आने को हमें क्या भुगतना पड़ेगा, ये पूरे जोर शोर में आ गए। अब क्या होता है कि यहाँ पे अब ये जो बैटल ऑफ बेदारा हुई थी, ये कब हुई थी, 1759 में। किस जगह हुई थी, इसको हम लोग बैटल ऑफ चिंसुरा भी कहते हैं। चिंसुरा एक जगह है आपका बंगाल में। भागीरथी नदी के किनारे ही इसको चिंसुरा गांव है। इसको हम लोग बैटल ऑफ हुगली भी बोलते हैं। ठीक, इतनी सारी बातें यहाँ पे आपको मैंने बता दी। अब ये क्या होता है, किसके किसके बीच होती है, डच वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये लड़ाई हुई थी। बस इतना आप जान लीजिए, इतना काफ़ी है आपके लिए कि ये किसके किसके बीच हुई थी और इसका क्या क्या नाम है। 3 नामों से फेमस है। कब हुआ था, 1759 में। और आपको पता ही है कि चिंसुरा में, जैसे मैंने बताया कि वेस्ट बंगाल में मेरे एक पढ़ाने का तरीका है कि अगर कोई सी भी स्टेट आता है तो उसका CM, गवर्नर और हाई कोर्ट हम लोग याद करते निकलते हैं कि बाद में उसको इतनी बार रिपीट कर लेंगे कि क्लास में याद होगी। आपको पता है कि चिंसुरा मैंने बताया वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के CM कौन है,
ममता बनर्जी है, किस पार्टी से? टीएमसी पार्टी से। और वहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ वहाँ के गवर्नर है, और उसका हाईकोर्ट कहाँ पे? कलकत्ता में है। ठीक, इतनी चीज़ें आपको पता हो गई, ये आपको पता होना भी चाहिए। ठीक, क्योंकि जनरल नॉलेज पढ़ रहे हो तो जनरल नॉलेज एक तरीके से नहीं होता है, क्वेश्चन भी बहुत सारे तरीकों से उसमें पूछे जा सकते हैं, तो आपको भी बहुत सारे तरीकों से वहाँ पर प्रिपेयर होकर बैठना होगा। तो बैटल ऑफ बेदारा आपको पता चल गया, इसके चिंचुरा भी नाम है, बैटल ऑफ हुगली भी से कहते हैं, जिसमें क्या होता है डच जो बेचारे होते हैं पिट के चले जाते हैं, और उसमें एक ट्रीटी बनती है, अंग्रेज उसको ऐसे कंधे पे हाथ रखकर समझाते हैं कि भाई सुन, है तो तू यूरोपियन ही, तुम्हें भी बिजनेस करनी होगी तो तुम इंडिया से क्या करो, निकल जाओ। इन्होंने एक ट्रीटी साइन की और डच को इंडोनेशिया प्रोवाइड कर दिया, जा तो इंडोनेशिया में बिजनेस करना। ठीक, और इधर ब्रिटिश वाले ने बोला कि इंडिया, श्रीलंका, ये सब सारी जगह हमारी है, इधर तुम आने की कोशिश भी मत करना, ये सब सारी जगह जो होंगी वो हमारी होंगी, तुम्हें जो काम होगा वो सिर्फ तुम अपना इंडोनेशिया में जाके करते रहो, और हम जो है इंडिया, श्रीलंका, ये सब सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। ठीक, अब क्या होता है कि ये डच बेचारे अब चले गए, अब आते हैं एक और वार होती है 1 साल बाद, जो बैटल ऑफ वंडीवास के नाम से जानी जाती है। बैटल ऑफ वंडीवास। अब ये देखो कि भाई बैटल ऑफ वंडीवास जो हुई थी किसके किसके बीच हुई थी? भाई ये हुई थी फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में। अब देखो कि डच वाले को भगा दिया, अब बोला कि इंडिया में सिर्फ रहेंगे तो हम रहेंगे, बाकी सब तुम जाओ, यहाँ से निकलो, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, हम देख लेंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी इंडिया में सारी चीज़ें हमारी होंगी, हम सब कुछ देख लेंगे। ये होती है ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में, सॉरी, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में ये वार होती है। ठीक, इतनी सारी चीज़ें आपको पता चल गई कि ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में क्या होती है, बैटल ऑफ वंडीवास होती है। अब ये बैटल जो होती है होती कहाँ पे? ये होती है तमिलनाडु में। वंडीवास एक फोर्ट है, कि मतलब एक किला है, वंडीवास करके एक फोर्ट है, किला है, कहाँ पे? तमिलनाडु में। अब देख भैया, हम लोग के नज़र से एक और चीज़ें आ गई कि तमिलनाडु आ गया, तो तमिलनाडु की सीएम, गवर्नर और हाई कोर्ट भी हम लोग देखते चलेंगे। तमिलनाडु में हम लोग ये चीज़ें देखते, आपको पता चल गया होगा कि स्टार्टिंग में जो बंगाल से सिराजुद्दौला ने भगाया था वो लोग भी मद्रास गए थे, क्योंकि तमिलनाडु, चेन्नई जो अभी का नाम है वो मद्रास हुआ करता था, वहाँ से क्लीव आता है, बचाता है। ये तो भाई गढ़ है ब्रिटिशों का, यहाँ पे सारे मजबूत लोग बैठते हैं, ब्रिटिश के जितने मजबूत होते हैं वो मद्रास में होते हैं, तो तमिलनाडु में फ्रांस वाले को यहाँ से भगा देते हैं, वंडीवास फोर्ट जो होती है वहाँ से भगा देते हैं ब्रिटिश, इसमें फ्रांस जो होती है हार जाती है। इसका नाम है बैटल ऑफ वंडीवास। कब हुई थी? 1760 में। ठीक, इनकी भी एंड हो जाती है। अब देखो कि अब हम लोग को तमिलनाडु आ गए, तमिलनाडु के गवर्नर के बारे में हम लोग को जानना होगा, सीएम के बारे में जानना होगा। सीएम कौन है? एम.के. स्टालिन। ठीक, कि देखो वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु अभी अभी बने हुए हैं, और जो यहाँ का गवर्नर है वो कौन है? आर.एन. रवि। और इसका हाई कोर्ट कहाँ पे है? मद्रास हाई कोर्ट, मतलब चेन्नई में होगा भाई। ठीक, इतनी चीज़ें आपको याद करनी होगी। अब देखो भाई, ये सब होता है कि जो मैं लिखवा रहा हूँ, सीएम का नाम, गवर्नर का नाम और हाई कोर्ट तो कभी नहीं बदलेगी, हाई कोर्ट आपका नहीं बदलने वाला, तो इससे आप लोग रट लो। गवर्नर जो सीएम होंगे, जो कॉलम में आप लोग लिख रहे हो, तो एग्जाम से 4 दिन 5 दिन पहले, चाहे 20 दिन पहले, 15 दिन पहले आप इसको मैच कर लीजिएगा, क्योंकि गवर्नर बदलते रहते हैं, सीएम तो बदलता है बहुत, मतलब 5 साल के बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि सीएम चेंज हो जाते हैं, इस्तीफा देते हैं, तो सीएम थोड़े कम बदलते हैं, लेकिन गवर्नर पता भी नहीं चलता है वो बदल जाते हैं। तो वो चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से इसे चेक कर लीजिएगा, ये नहीं कि सर ने लिखवाया तो यही होंगे, भाई ये चेंज होते रहते हैं, वो चीज़ें चेंज नहीं होती। जैसे बैटल ऑफ वंडीवास 1761 में हुई थी, किसके किसके बीच हुई थी? फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में। ये कभी चेंज नहीं होगी कि फ्रांस का नाम मिटाकर अब यहाँ पे कौन लड़ रहा है उसकी जगह पे इटली लड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब सारी चीजें फिक्स है, ये चीजें बदलते रहती हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा देखते रहना होगा। जब हम लोग करंट अफेयर के क्लास करेंगे तो उसमें हम लोग ये सब चीजें देखेंगे, बट ये याद करा रहा हूँ कि ये चीजें अगर रह गई तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। ठीक, ये आपका बैटल ऑफ वंडीवास की इतनी स्टोरी सी है, सिंपल सी, कब हुई थी, किसके किसके बीच हुई थी, कहाँ पे हुई थी, ये सब सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब हम लोग आएंगे 1764 में, उसमें क्या होता है? बैटल ऑफ बक्सर में हम लोग डायरेक्ट आते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। बैटल ऑफ बक्सर जो होती है वो कहाँ पे होती है, किसके किसके बीच होती है, क्या है स्टोरी उसके पीछे का रहा है, कि क्यों करना पड़ा बैटल ऑफ बक्सर, ये हम लोग आराम से देखते हैं। अभी चीज़ें समझ में आ रही है भाई, बहुत आराम से, बहुत आसानी से आप लोग समझते जाइएगा। बैटल ऑफ बक्सर,
बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? 1764 में। जो बक्सर जो है ये बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है बक्सर। अब क्या होता है कि बिहार डिस्ट्रिक्ट, बक्सर जो है एक डिस्ट्रिक्ट है किस स्टेट की? बिहार की। तो हम बिहार के सीएम, गवर्नर और हाई कोर्ट को जानेंगे। बिहार के सीएम कौन है भाई? जल्दी से बताओ यार। नीतीश कुमार, ठीक। और यहाँ के गवर्नर कौन है? फगू चौहान। ठगू नहीं, फगू चौहान। और यहाँ के हाई कोर्ट कहाँ पे? पटना में है, ठीक। ये 3 चीजें आपकी हो गई क्लियर, ठीक। अब हम आते हैं बक्सर वाली स्टोरी पे कि बक्सर में ये लड़ाई क्यों करनी पड़ी, ऐसा क्या हो गया कि भाई बक्सर में ये लड़ने को तैयार होंगे। आपको पता है कि बंगाल की गद्दी पे कौन बैठा हुआ है? मीर जफर। इतना तो आपको पता था कि मीर जफर जो है बंगाल की गद्दी पे बैठा हुआ, बेचारा बहुत परेशान था, बहुत परेशान हो पड़ा है कि भाई ये लोग मुझे बैठा दिए हैं और किसी काम का मैं नहीं रहा। ये क्या करता है कि जो बंगाल में जो ब्रिटिश की जो कंपटीशन है उसको कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए, जो ब्रिटिश आराम से बिना टैक्स दिए बिजनेस कर रहे थे, उसमें ये क्या करते हैं लोकल, अब इसको खत्म कैसे करें, ये क्या करता है लोकल बिजनेसमैन जो भी होते हैं उनकी भी टैक्सेस को ये माफ करने लगता है। अब ब्रिटिश इससे घबरा जाते हैं, भाई ये तू क्या कर रहा है, तुम्हें इसीलिए मैंने बैठा रखा था, ये तो हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। अब देखो कि यहाँ पे क्या करता है कि कैप्टन क्लिप तो बहुत चालू आदमी होता है, ये क्या करता है पकड़ता है, फिर जैसे मीर जफर को पकड़ा था ना वैसे ही पकड़ता है मीर कासिम को, जो इनका सन इन लॉ होता है। मीर जफर का मीर कासिम को ये पकड़ता है। मीर कासिम सन इन लॉ होते हैं किसके? मीर जफर के। मीर जफर के सन इन लॉ होते हैं कौन? मीर कासिम। इसको पकड़ता है, बोला है कि भाई तुम हमेशा दमादी बन के रहेगा या तुमको भी नवाब बनना है? दमाद तो तुम हो ही, नवाब भी बन जाओ। ये बोलता बिल्कुल बनेंगे, काहे नहीं बनेंगे भाई, जब हमारे ससुर जी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम भी बनेंगे नवाब। तो बोला ठीक है बेटा तुम बनो नवाब, बनाते हैं तुमको नवाब। बंगाल का नवाब किसको घोषित कर दिया? मीर कासिम को। इनकी ही चलती थी क्योंकि बंगाल तो इन्हीं का था, इन लोगों ने जीत रखा था। बस मीर जफर को ऐसे ही नाम का बैठा रखा था कि जो वहाँ पे लोग है लोकेलिटी, उनको बस इतना एहसास हो कि हमारा आदमी नवाब है, कोई उनके बीच में थोड़ा सा दंगा फंगा वाली बातें ना हो जाए, हमारा आदमी बैठा हुआ है, ठीक। तो वहाँ पे कौन बैठ जाता है? मीर कासिम। मीर कासिम को गद्दी पे बैठा देते। अब मीर कासिम गद्दी पे तो बैठ गया, फिर उसको एहसास होने लगा यार ये कुछ सही नहीं हो रहा है, ये कुछ सही नहीं हो रहा है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। पहले तो काम करता है कि मीर कासिम जो होता है अपनी जो कैपिटल होती है उसको चेंज कर देता है। जो इसकी कैपिटल होती है ना मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से ये मुंगेर लेके चला जाता है। मुंगेर जो होती है एक बिहार की डिस्ट्रिक्ट होती है, वहाँ पे ये लेके चला जाता है। और सारी वहाँ पे ये भी बहुत परेशान हो जाता है, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे कर दिया। इसने भी क्या की कि सारी टैक्सेस जो थी वहाँ के लोकल लोगों की, जितनी भी बिजनेसमैन थी सबकी टैक्सेस क्या किया? जीरो कर दिया। मीर कासिम जो थी टैक्स को जीरो कर दिया, ठीक। अंग्रेज इससे थोड़े से बहुत से परेशान हो गए, भाई ये क्या कर रहा है तू, तुम्हें इसीलिए हमने बैठा रखा था। ये फ्रस्ट्रेट हो गया, भाई इसकी कोई बात ही नहीं मानी जा रही, अंग्रेज जो आ रहे हैं करके चले जा रहे हैं, ये बस नाम के नवाब रह जाते थे और नवाब वाली थोड़ी सी एटीट्यूड नहीं रहती थी इनके अंदर में। ये भी घबरा गया, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब ये क्या करता है कि ये थोड़ा सा समझदार होता है, इसको क्या खबर पता चलता है, जो कैप्टन क्लीव है वो इंग्लैंड गए होते हैं। कैप्टन क्लीव जो होते हैं वो इंग्लैंड गए हुए हैं, तो इसको लगा कि वो गया है इंग्लैंड, उसके आने से पहले से ब्रिटिश को हम लोग यहाँ से साफ कर सकते हैं। ये सही मौका है कि जो उसका कैप्टन है बहुत चालाक आदमी है, वो तो हमारे देश में नहीं है। तो ये क्या करता है कि इनसे ब्रिटिश को भगाने के लिए तैयार हो जाता है मीर कासिम। चलो भाई हिम्मत तो करा भाई ब्रिटिश को भगाने के लिए। ये क्या होता है पूरे तरीके से रेडी हो जाता है। अब ये एक काम करता है कि बंगाल से जाता है अवध के साइड, अवध में जाता है और बोलता है कि भाई हम जा रहे हैं ब्रिटिश पे हमला करने। तो अवध के जो नवाब होते बोलते हैं कि भाई सही काम कर रहा है, हम भी तुम्हारा इसमें साथ देंगे। सुजाउद्दीन होते हैं अवध के नवाब। ठीक, अवध वाले पार्ट के नवाब बोलते हैं कि चलो मीर कासिम तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम तुम्हारा बिल्कुल साथ देंगे, इसमें रेडी हो गए, चलो हम तुम्हारा साथ देंगे अवध वाले। अब ये खबर पहुंचती है दिल्ली में, मुगल बादशाह शाह आलम टू उस टाइम होते हैं।
ये बोलते हैं कि तुम दोनों इस मुहिम में शामिल हो, तो इस मुहिम में मुझे भी शामिल करो, मैं भी चाहता हूँ अंग्रेजों को भगाना, ये हम भी करेंगे। तीनों मिलकर, अब भाई बहुत बड़ी सेना तैयार होगी, बहुत बड़ी फौज तैयार होगी, तो चलो हम लोग लड़ते हैं। तीनों रेडी हो गए, तीनों अपनी सेना लेके निकल पड़े भाई अच्छे से। अब क्या होता है कि कैप्टन क्लिप तो होता नहीं है, अब बस इसको लीड कौन करेगा, तो इसको लीड करता है कैप्टन मुनरो। कैप्टन मुनरो जो होता है इसको लीड करता है बैटल ऑफ बक्सर को। मुनरो भाई साहब इधर खड़ा होता है, आओ तुम लोग जितने भी आओगे सबको मारूंगा। अब क्या होता है, कैप्टन मुनरो जो होता है रेडी हो जाता है कि भाई इन सबको देख लेंगे। अब ये एक एक करके बक्सर में मिलते हैं। बक्सर जो एक जगह है बिहार में, मैंने बता दिए। और यहाँ पे क्या होता है कि मुनरो अकेले इन तीनों को मार देता है, इनको हरा देता है। मीर कासिम तो लापता हो जाता है, उसको मतलब उस लड़ाई में ही पता नहीं चलती कहाँ गया कहाँ नहीं गया। और ये दोनों ने, शाह आलम टू ने और सुजाउद्दीन ने सरेंडर कर दिया। हाँ भाई साहब हमें नहीं लड़ना है, हमें नहीं मरना है, हमें छोड़ दो हमारे हालत पे। अब क्या होता है कि यहाँ पे इनकी जीत हो जाती है। बैटल ऑफ बक्सर में भी ब्रिटिश बहुत आसानी से जीत जाते हैं, तीनों को हरा देते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि जो मुनरो होता है, मुनरो को तो जीत हासिल मिल जाती है। अब होता है जो क्लिप गया होता है इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में उसको खबर पहुँचती है, तो फिर से वो इंडिया आता है। कासिम का तो कुछ पता नहीं है, पकड़ता है इन दोनों को, सजाउद्दीन को और शाह आलम टू को, और कहाँ बुलाता है, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इन दोनों को बुलाता है, वहाँ पे एक ट्रीटी साइन कराता है। ट्रीटी मतलब इन दोनों से बोलता है कि भाई हमारा तो बहुत नुकसान हो गया, भारी नुकसान हो गया इस बार में बैटल ऑफ बक्सर में, जिसको हम लोग लड़ना नहीं चाहते थे, तुम लोगों ने हमें उस्काया है, अब इसका हर्जाई तुम ही को देना पड़ेगा। पहले पकड़ा था सुजाउद्दीन को, जो अवध के नवाब थे, उनको पकड़ा, भाई पहले तो तुम दोगे, तुमसे हम हिसाब लेंगे, तुमने ऐसा क्यों किया। ठीक, सुजाउद्दीन भाई साहब घबरा गए, इनसे बहुत सारा रकम भी लिया, बहुत सारे जेवरात, बहुत जितनी इनकी चीज़ें थी इन सबसे इनसे हासिल कर लिया। भाई अब तुम्हें तो ये देना पड़ेगा इनको। इनके पास ना करने के लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं था। हाँ भाई दे रहा है, वो तो मांग, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो तो मांग रहा है भाई कि तुम्हें देना ही देना है। ये बोले चलो ठीक है, लगभग 50 लाख के करीब इन्होंने रुपया वगैरह दिया नुकसान भरपाई करने के लिए। अब क्या होता है, इनको 2 जगह भी देने पड़ी। अवध से बोला कि इलाहाबाद और कोरा मुझे चाहिए, ये 2 जगह इसने मांग रखी। किसने, क्लिप ने। किससे, अवध के नवाब से बोला कि ये 2 जगह मुझे चाहिए। बोला ठीक है भाई ले लीजिए। और लास्ट में बोलता है कि आप, तुम्हें कोई सी आर्मी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी रखवाली हम करेंगे। हम मतलब ब्रिटिश करेगी तुम्हारी रखवाली, तुम्हारी जो भी मिलिट्री का खर्चा होगा वो ब्रिटिश लेगी। अब देखो, फ्री में तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, फ्री में तुम्हारी हिफाजत नहीं करेंगे, उसके बदले तुम हमें पे करोगे। तो मतलब क्या होगा कि जैसे मैंने कुछ बॉडीगार्ड रख लिए, बॉडीगार्ड को पे करना पड़ेगा। बॉडीगार्ड जो होंगे वो ब्रिटिश वाले होंगे। मान लो मैं सुजाउद्दीन अवध का नवाब हूँ, मेरे 4 बॉडीगार्ड मिल गए मेरी हिफाजत करने के लिए, अब मुझे इनकी पे करनी पड़ेगी। ठीक, तो ब्रिटिश आर्मी होगी, उनको हमें पे करना पड़ेगा। अब बोला ठीक है तुम जाओ, निकलो, अब तुम्हारा काम हो गया। अब बुलाता है शाह आलम टू को, बेटा आओ अब तुम बैठो चेयर पे, अब तुमसे हम बात करेंगे। बोलता है कि देखो अब बंगाल में जो होगा ना, बंगाल में जो टैक्सेस जो थी, जितने भी लोकल लोगों से तुम लेते थे, अब वो टैक्सेस हम लेंगे। ये बोला। अब देखो अब क्या हो गया, पहले तो देखो बैटल ऑफ बक्सर से पहले ये टैक्सेस नहीं देते थे, जो भी ब्रिटिश कंपनियां थी ये अपनी टैक्सेस नहीं देती। अब क्या बोला कि जो टैक्सेस तुम लोगों को मिल रही थी वो टैक्सेस हम लेंगे। अब क्या होता है कि शाह आलम टू से बोलता है कि देखो अब तुम्हारी सल्तनत तो गई, तुम रहोगे कहाँ पे। जो ये 2 जगह अवध से ले रखी थी, इलाहाबाद और कोरा, बोला कि ये जगह दोनों तुम्हारी, अब तुम रहोगे यहाँ पे। ये जगह इनसे ली, ये जगह इनको दे दी, और बाकी सब कुछ अपने पास रख लिया, रहने के लिए जगह दे दी। अब देखो बैटल ऑफ बक्सर की इतनी भारी नुकसान चुकानी पड़ गई इन दोनों को। ठीक, ये रहा इलाहाबाद के ट्रीटी में ये सब चीज़ें साइन हुई। बैटल ऑफ बक्सर होने के बाद भारी नुकसान पड़ गया था इंडिया के। यहीं से क्या हुई, ब्रिटिश थोड़ी सी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई, क्योंकि पैसा भी आने लगा, जितनी भी टैक्सेस थी, और हिम्मत भी आने लगी। मतलब 3 बड़े पार्ट को, नॉर्थ इंडिया को पूरे अपने कब्जे में कर लिया। अब बच गई उधर मराठा वाला पार्टी और मैसूर कर्नाटका वाला साइड में, और निजाम। 3 चीज़ें बच गई थी। मद्रास में तो ये थे ही पहले से, और ऊपर वाली सारी जगह दिल्ली, अवध और बंगाल तो इनका हो ही गया।
अब बच गए मराठा और नीचे मैसूर, जो टीपू सुल्तान हैदर अली वाली जगह बच गई। उसको हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे, उसको भी समझेंगे और उसके बाद हम लोग बैटल वाली पार्ट को खत्म करेंगे। उसमें ही मराठा जब पढ़ेंगे तो उसमें हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा सा क्या मतलब जो है उसको हम लोग खत्म करेंगे और मैसूर वार को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब बैटल वाली पार्ट हमारी खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, स्टार्ट करेंगे कैसे दिल्ली सल्तनत से, मतलब दिल्ली सल्तनत का आगमन हमारे इंडिया में कैसे हुआ, वहां से स्टार्ट करके हम लोग 1947 तक देश को आज़ाद कर देंगे। ठीक, थैंक यू।